Welcome, dear friends. After a long interval, I am making the video on statistics, that is organization of data. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पर हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें हमारा मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी होगा, स्टैटिस्टिकल सीरीज़, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर कंटिन्यूस सीरीज, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो हम ये सीरीज बना रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब MCQ क्वेश्चंस का हम अप्रोच सामने रखते हैं तो लाइन बाय लाइन स्टडी ही काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो लेट अस स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड हाउ टू कलेक्ट डेटा थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं वो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा में देख लिया था। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये सब सारे सिंगुलर सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो वो पढ़े जाते हैं। द कलेक्टेड डेटा इज कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड। कॉम्प्लेक्स है और अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें बहुत सारे फिगर्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। और जब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो वो डिफ़िकल्ट हो ही जाएगी। ओके, इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉम्प्लेक्स जो डेटा है वो पॉपुलेशन से हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वही डेटा बन जाता है। तो वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और एंड एज ए रिजल्ट वो डिफ़िकल्ट बन जाता है और उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सब गड़बड़ हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक द डेटा कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग दीज आर क्लासिफाइड एंड। तो ये जो डेटा है, जो पॉपुलेशन से हमने कलेक्ट किया, पॉपुलेशन से हम क्या निकालते हैं, वो डेटा निकालते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डेटा जो है क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और इसलिए वो डिफ़िकल्ट होता है। किस में डिफ़िकल्टी होती है, उसके एनालिसिस में डिफ़िकल्टी आएगी, इंटरप्रिटेशन में डिफ़िकल्टी आएगी, मतलब फर्दर जो भी है प्रेजेंटेशन में हर चीज़ में डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसका जो टेबुलेशन वगैरह है वो सब मुश्किल हो जाएगी। द कलेक्टेड डेटा इज क्लासिफाइड इनटू क्लासेज एंड सब क्लासेज। ठीक है, क्लासेज एंड सब क्लासेज अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेटा देखेंगे तो आप मालूम हो जाएगा कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन है उसमें मेल फीमेल के आधार पर, अर्बन रूरल के आधार पर, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर के आधार पर तमाम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो एक डेटा को उसके विभिन्न क्लास में डिवाइड करना, सब क्लास में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब उसका सेग्रीगेशन, कुल मिला के ये कहा जाए कि डेटा का सेग्रीगेशन, साइंटिफिक सेग्रीगेशन अगर कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। साइंटिफिक सेग्रीगेशन ऑफ अ डेटा इज नोन एज क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ टेबुलेशन, ठीक है, डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इज टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डेटा इन अ सिस्टमेटिक टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो टेबुलेशन क्या है, एक डेटा को सिस्टमेटिक टेबल के रूप में प्रेजेंट जो करते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहता है, टेबुलेशन कहलाता है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। क्या करना है, डेटा को अरेंज करना इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स, इसमें सीक्वेंस में और ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अनुसार, और सेपरेटिंग इन देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स एंड सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ठीक है, इसको इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स। किसी भी चीज़ का सीक्वेंस होना चाहिए, उसका ग्रुप्स होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंशियल फॉर्म में एक लगातार उसमें कुछ क्रम दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है। अगर मान लीजिए बॉयज़ का है डेटा हमने लिया तो बॉयज़ का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बॉयज़ हैं सारे, गर्ल्स है तो गर्ल्स हैं सारे, अर्बन पॉपुलेशन है तो अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल तो रूरल, इस तरह का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ठीक है, वो डिफरेंट है लेकिन रिलेटेड, जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अलग अलग कैसे भी हैं क्योंकि वो बॉयज़ और गर्ल्स हैं। अंडर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चूजन characteristics, the similarity and dissimilarity in the various items are noted and items exhibiting similarity are grouped together in one class. ठीक है, through classification we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous elements of the collected information. तो इसमें कई बातें निकल कर आती हैं। पहली बात कि क्लासिफिकेशन में जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके कुछ चूजन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे विजिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके आधार पर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकलते हैं उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं डेटा का उससे निम्न जो हमारी ज़रूरतें हैं पर्पस, ये निम्न विषय बिंदुओं को वो कवर करने का प्रयास करता है। इट कंडेंसेस द रॉ डेटा, कंडेंस करता है, ठीक है, इसको ध्यान, कंडेंसेस द रॉ डेटा, जो पॉपुलेशन हमने यहाँ से जो डेटा इकट्ठा किया, ठीक है, इस डेटा को हमने जिस रूप में भी हमको रखना है, बॉयज़ गर्ल्स जो भी हमको रखना है, ठीक है, तो कंडेंसेस द रॉ डेटा, तो ये सारे बॉयज़ एक तरफ हो जाएंगे, है ना, सारे गर्ल्स एक तरफ हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये कंडेंसेशन हो गया, ये कंडेंस हो गया, सारे बॉयज़ का एक तरफ कंसंट्रेशन बन जाता है। तो इट कंडेंसेस द रॉ डेटा इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो मतलब उस रूप में हम रख देते हैं जिससे हम फर्दर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो हमारा आसान हो जाता है। कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, बॉयज़ के लिए कितने यूनिफॉर्म चाहिए, गर्ल्स के लिए कितने यूनिफॉर्म चाहिए, कितने बेंचेज चाहिए, कितने, इस तमाम तरह की चीज़ें। इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड अब इसमें जो सब मिक्स थे, कितना ये दिक्कत था, इंटरप्रिटेशन फाइंड आउट करना मुश्किल था, लेकिन जब हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया तो ये आसान हो गया। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड हाईलाइट द फीचर्स ऑफ द डेटा, और डेटा के फीचर्स, उनकी हाइट, उनकी लेंथ, उनके कुछ भी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स कंपेरिजन्स एंड इन ड्राइंग इन्फरेंसेज। अब इससे क्या हो गया कि हम कंपेरिजन करना, तुलनात्मक अध्ययन आसान हो गया, और उससे जो चीज़ें हमको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इन्फरेंसेज फ्रॉम द डेटा, उससे हमको जो क्या आउटकम हो सकता है वो हमको करना आसान हो जाता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ द डेटा। तो डेटा के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर कोई डेटा के बीच में रिलेशनशिप बैठता है, जैसे मान लो कि हमारा प्राइस और डिमांड के बीच में, देखिए प्राइस अगर मान लीजिए 1 2 3 ये प्राइस हमारा है ना बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या होगा 10 8 5, तो ये डिमांड घटता जाएगा। तो एक रिलेशनशिप यहाँ म्यूचुअल रिलेशनशिप, देखिए प्राइस और डिमांड के बीच में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप निकल के आता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे डिमांड घटती है। तो मतलब देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, लाइक दैट। ओके, तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डिपेंड। तो देखिए यही होता है लाइन बाय लाइन पढ़ने का फ़ायदा, और इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। एक बार मेहनत पड़ेगी, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव रीडिंग लाइक दिस। इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। It helps in statistical analysis by separating elements of the data set into homogeneous groups and hence brings out the points of similarity and dissimilarity. अब ये क्या कहता है कि हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बाय सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द डेटा। जो डेटा के जो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ अर्बन रूरल कुछ भी एलिमेंट उसमें से डिफाइन किया होता है, जो होमोजेनिटी के आधार पर, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ एक तरफ, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स एक तरफ, है ना, ये होमोजेनिटी। तो इसी बात को यहाँ फोकस किया जा रहा है। इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस
क्योंकि ये जो सेपरेशन हुआ इसी के आधार पर हम कोई एनालिसिस लेकर आ पाएंगे कि मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है या मोर्टेलिटी रेट क्या है, बॉयज़ में क्या है, गर्ल्स में क्या, इस तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं इससे। तो इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द डेटा सेट इनटू होमोजेनियस ग्रुप। होमोजेनियस ग्रुप क्या है? बॉयज़ का ग्रुप और गर्ल्स का ग्रुप होमोजेनियस ग्रुप कहा जाएगा एंड हेंस ब्रिंग्स आउट द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, और उसके आधार पर जो समानता और असमानता है वो उस असमानता और समानता को हम निकाल सकते हैं। तो आई होप इट इज दिस मच ऑफ थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ हम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा, जो कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। द सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा। ओके, मैं इसको शॉर्ट थोड़ा बनाता हूँ या पढ़ डालता हूँ, जिससे ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, जस्ट आई विल गो थ्रू इट फास्ट। इन क्लासिफिकेशन द एम इज टू एलिमिनेट unnecessary detail and marks and makes the huge mass of complex data in simple, condensed, logical and comprehensible form. Okay, it helps in highlighting the significant features of the data. For example, the huge and the fragmented data collected during a population census has to be classified according to sex, marital status, education, occupation, etc. to ascertain the structure and nature of the population. अब ये सारी बातें उन्होंने कही, जो हमने बात यहाँ कही कि अलग अलग आधार पर उनकी कुछ डेटा जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के में अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंसेस उससे निकाल सकते हैं। और अगर वो अर्बन एरिया का है तो अर्बन एरिया में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, रूरल एरिया का है तो रूरल एरिया में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का डेटा है तो उसको हम एक होमोजेनियस ग्रुप बना लें, है ना। तमाम तरह की चीज़ें जो है वो निकल के आती है, और उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम उसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉम्प्लेक्स डेटा को, ठीक है, वो हम सिंप्लीफाई कर सकें, कॉम्प्लेक्स जो डेटा है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, पाठक हैं, उनको समझने में आसानी हो। जब उसका उसी डेटा के आधार पर जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, चाहे टेबल प्रेजेंटेशन हो चाहे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो, वो सारा काम तभी हो सकता है जब डेटा का पहला स्टेज हमारा क्या है, पॉपुलेशन से, सोर्स से हम डेटा को कलेक्ट करें। और डेटा को कलेक्ट किस तरह से, उसे क्लासीफाई कर लें। क्लासीफाई जब हम करते हैं तो विभिन्न आधारों पर क्या आ सकता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वो व्यवसाय के आधार पर हो सकता है, वो जेंडर के आधार पर हो सकता है, वो तमाम तरह के जो भी आधार हैं, सोशल आधार हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, ठीक है। ये हो गया था। द सेकेंड पॉइंट है हमारा टू एक्सप्लेन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा से जो है क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी निकलती है, जो कि चर्चा यहाँ बहुत हो चुकी है। क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स द ग्रुपिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलरिटीज, मतलब एफिनिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, डाइवर्सिटीज। This enables the investigators to grasp them easily. Facts like educated and uneducated, married and unmarried, employed and unemployed, etc. are kept in the separate classes. ठीक है, ये सारे बेस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। ये शिक्षा के आधार पर हो सकता है, ये मैरिटल स्टेटस के आधार पर हो सकता है, ठीक है, ये जॉब के आधार पर होगा, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि टू फैसिलिटेट कंपेरिजन्स, ये इतनी बार बोला जा चुका है ये पॉइंट्स, इस पॉइंट को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कंपेरिजन हो सकता है ना कि इंडिया और एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ हो सकता है, एक फैमिली का दूसरे, आपके फैमिली में कितने लोग जॉब में है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट में है, जो भी है, तो ये सब तमाम तरह के, जिस तरह का आपका कंपेरिजन करने का बेस आप बनाते हो उसी आधार पर आप कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत, दिस पॉइंट डिड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, टू स्टडी द रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया बिटवीन द डेटा। कॉज एंड इफेक्ट, उस कारण, कार्य और कारण प्रभाव,
क्या कारण है और उसका प्रभाव कैसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एजुकेशन, देखो इनकम और एजुकेशन कैन बी रिलेटेड आफ्टर क्लासिफाइंग द मास ऑफ डेटा, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एजुकेशन का लेवल भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये कुछ न कुछ रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। पहले मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो कम इनकम रहेगा तो केवल भोजन की सोचेगा, लेकिन इनकम बढ़ेगा तो भोजन के अलावा दूसरी चीज़ों को भी सोचेगा, तो एजुकेशन, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से एजुकेशन बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं। टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन ओनली क्लासिफाइड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। जब डेटा क्लासिफाइड होगा तभी वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्लासिफिकेशन thus provides a basis for tabulation and further statistical processing, ठीक है। तो ये बेसिस बन जाता है किसका, टेबुलेशन, और फिर जो फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग होती है तो उसका तब वो फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग आसान हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है जो वर्ड्स के सिलेबी होते हैं ना, उनकी वजह से प्रोनाउंसिएशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनेबल्स वन टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड समराइज्ड डेटा कैन ईजिली बी रिमेंबर्ड, ठीक है। जो हम ये पॉइंट क्या कहता है कि टू प्रेजेंट मेंटल पिक्चर, एक मानसिक, मेंटल पिक्चर क्या होता है, मानसिक एक चित्र तैयार होता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनेबल्स वन टू फॉर्म ए मेंटल पिक्चर, ठीक है। एक हमको आज क्या करता है कि हमारे मन में एक चित्र की तरह बन जाता है, ठीक है। द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड समराइज डेटा कैन इजिली बी रिमेंबर्ड, और जो डेटा समराइज होता है वो आसानी से याद हो जाता है। जब किसी चीज़ को पूरा एक ग्रुप में इंफॉर्मेशन हो, बॉयज़ गर्ल्स, अर्बन रूरल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड जो भी है, लेकिन जब उसको टेबल में हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो हमारे लिए उसको व्यू करना टाइम भी बचता है ना, उसका मीनिंग निकालना सब कुछ आसान बन जाता है। तो मेंटल पिक्चर बनता है, इससे हमारे टाइम की भी सेविंग होती है, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद हम अगला जो टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो चर्चा करेंगे कि रिक्विजिट ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, जो एक अच्छा क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए क्या कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम इसके बाद फोकस करते हैं। A good classification must possesses the following features, एक अच्छे क्लासिफिकेशन में निम्न जो है फीचर्स होने चाहिए। पहला क्या, सूटेबिलिटी, ठीक है, कितना सूटेबल है। द क्लासिफिकेशन शुड कन्फॉर्म टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करता हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू इंक्वायर इनटू इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, ऑफ वर्कर्स, देन इट विल बी ऑफ नो यूज टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। अब अगर इकोनॉमिक्स का डाटा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का डाटा है, तो रिलीजन के आधार पर क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि गरीब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति गरीब हो सकता है, ठीक है। ओके, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है एक जो अच्छे क्लासिफिकेशन का जो फीचर्स होता है, अनएम्बिगुअस, ये डाउटफुल कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना, सब क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए। द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन, यहाँ नॉट, इस नॉट को फोकस करेंगे, नॉट लीड टू एनी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन, ठीक है। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्लेस यूनिट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ही प्लेस करने में ये सक्षम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लेस करने में दिक्कत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कहता है एग्जॉस्टिवनेस, क्लासिफिकेशन शुड बी सो एग्जॉस्टिव दैट एवरी यूनिट्स ऑफ द सीरीज शुड फाइंड प्लेस इन वन ग्रुप और अनदर ग्रुप,
मतलब इस तरीके का होना चाहिए क्लासिफिकेशन कि सारा का सारा डाटा उसमें समाहित हो जाए। द क्लासिफिकेशन शुड बी सो एग्जॉस्टिव that every unit of the series should be find place in one group or another group। कोई भी ऐसा डेटा नहीं हो जो untouched हो and it requires to be placed in one or another series। जो भी हम जिस पेज पर भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए। Flexibility, a good classification should be capable of being adjusted according to the changed situation and condition। अब यहाँ क्या कहता है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन में कि उसको हम एडजस्ट कर पाएँ अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिचुएशन एंड कंडीशन। ठीक है, जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं उन बदली हुई परिस्थितियों में उसको हम एडजस्ट कर पाएँ, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, उसको इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द क्लासेस मस्ट नॉट बी ओवरलैप। ठीक है, सो दैट एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू बिलोंग्स टू द वन एंड ओनली वन ऑफ द क्लासेस। ठीक है, देयर मस्ट बी नो आइटम विच कैन फाइंड इट्स वे इनटू मोर देन वन क्लास। तो क्या कहता है कि जो क्लास है, जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, वो क्लास जो हम हमारे जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग अगर होगा तो फिर उसकी एम्बिग्यूटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो ये क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया था क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप सो दैट, उसकी वजह से ओवरलैप अगर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन ऑफ द क्लासेस। ठीक है, अगर ये ओवरलैप होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कन्फ्यूजन बढ़ेंगे हमारे, है ना, एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन, जो कि हम ऊपर के पॉइंट में डिस्कस किया है। इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो है तो वो एक क्लास में हो। ठीक है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो आइटम विच कैन फाइंड इट्स वे इनटू मोर देन वन क्लास। ठीक है, बाकी इसी पॉइंट का एक्सटेंशन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, स्टेबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वंस डिसाइडेड। ठीक है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कोई भी सिद्धांत, किस आधार पर, जेंडर के आधार पर कर रहे हो, ऑक्यूपेशन के आधार पर कर रहे हो, रीजन के आधार पर कर रहे हो, स्पेटियल क्या जो भी है आपका, ठीक है, क्रोनोलॉजी के आधार पर कर रहे हो, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वंस डिसाइडेड शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द एनालिसिस। पूरे एनालिसिस में वही होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट अ मीनिंगफुल रिजल्ट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है, मीनिंगफुल रिजल्ट है, वो नहीं मिल पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। होमोजेनिटी, इसकी चर्चा बार बार किए हैं, है ना, एक रूपता होनी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ, एक रूपता होनी चाहिए। A classification is said to be homogeneous if similar items are placed in a class. All units belonging to a group should exhibit similar characteristics। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो कि उस ग्रुप में रहने वाले हर आइटम का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक ही तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है, द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी होमोजेनस। होमोजेनस कब कहेंगे हम, इफ सिमिलर आइटम्स आर प्लेस्ड इन अ क्लास, ऑल यूनिट्स बिलोंगिंग टू अ ग्रुप शुड एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑल यूनिट्स बिलोंग टू अ ग्रुप, जितने भी यूनिट्स हैं उस ग्रुप में, शुड एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण करने वाले हों, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इतने सारे जो पॉइंट हैं इसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके से फ्लो चार्ट जरूर बना लेंगे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। इतने सारे पॉइंट्स इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी करना है आपको, और प्लस इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों आप कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि ऊपर के सारे फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये सारे फीचर्स फुलफिल हो जाएं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा इज क्लासिफाइड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर, स्कोप एंड पर्पस ऑफ एन investigation. Generally, data is classified on the basis of the following 4 bases.
ठीक है। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन। Chronological classification, data is classified with respect to different periods of time। ठीक है। जोग्राफिकल बिल्कुल मालूम ही है आपको, जो मतलब अलग अलग भारत, विभिन्न तरह के जोग्राफिकल फीचर्स हमारे भारत में दिखाई देते हैं, है ना। माउंटेन्स है, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं। तो ये उस आधार पर क्लासिफिकेशन डेटा जो है, और उसी आधार पर हम आइलैंड्स को माउंटेन से नहीं कंपेयर कर सकते, हम आइलैंड्स को डेजर्ट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते डेटा को, उसके फीचर्स अलग होंगे। अगर इस तरह का करेंगे तो होमोजेनिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है? जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड, जैसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए, डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे हमने पीरियड की बात की, तो हमने हिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं, तो क्या करते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये अलग अलग पीरियड हैं, ठीक है। हालांकि ये क्लासिफिकेशन भी नहीं वो उतना एग्जैक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड अलग अलग समय में, लेकिन बाय एंड लार्ज इसको एक्सेप्ट तो किया ही जाता है। तो ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो हम अगर हिस्ट्री के इवेंट्स की हम बात करें, 1885 ये क्रोनोलॉजी हो जाएगी, 1900 1885, 1906 कर लिया हमने, 1907 कर लिया। अब ये सारे इवेंट्स 1908 कर लिया, 1916 कर लिया, 1917 कर लिया। अब ये देखिए फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस हो गया, यहाँ बंगाल विभाजन अगर 1905 कर दे तो बंगाल विभाजन भी आ जाएगा। 1906 ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, 1908 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया, मांडले जेल म्यांमार में, बोसम बर्मा कहा था। तो 1960 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिटी हो गई थी। 1917 में ये सोवियत संघ का जो था वो रशियन रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से हम कई इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल, इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, है ना, अलग अलग पीरियड्स में, इनकी सबकी टाइमिंग अलग अलग है। 1970, 1980, 1985, तमाम तरह की जो है ना ये डिवीजन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उसके एट्रीब्यूट्स पर आधारित होगा। दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, ठीक है ना, मेजर्ड, ठीक है। तो डेटा को क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये दोनों बार बार बोलने में आसानी है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के आधार पर होगा ये नंबर। और ये स्पेशल फीचर्स जो हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हमने चर्चा की यहाँ पर, और जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इसके बारे में हमने चर्चा की अभी, ठीक है। अब यहाँ जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसको मैं एक्सप्लेन पहले कर चुके हैं, इसको स्पैटियल क्लासिफिकेशन भी, स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन, इट इज़ नोन एज जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। When population of different states is presented, we say that it is according to geographical classification, ठीक है। When population of different states is presented, अलग अलग स्टेट्स के, राज्य के, तो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन हो गया, ठीक है ना। तो उस वी से दैट द अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ देखिए सिटी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। अब देखिए ये हेडिंग है, इसको कहते हैं हेडिंग, ठीक है। इससे पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में डेटा है, इस टेबल का कंटेंट क्या है, ठीक है, उस हेडिंग से पता चलता है। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सिटी क्या है? ये अंदर, और वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? ये, ठीक है, और इसका ये सोर्स लिखना, कहाँ से डेटा लिया गया है। तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आपने देखा कि स्टेट्स के आधार पर, ठीक है, उसको स्टेट्स के आधार पर लिखा गया है, कुछ माउंटेन रीजन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, तो हम जो भी जोग्राफिकल बेस है उसके आधार पर जो भी क्लासिफिकेशन को वो जोग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
ठीक है। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, अलग अलग समय की बात करते हैं, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, दिस द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ऐसे क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली फॉर डिफरेंट ईयर्स कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब दिल्ली का पॉपुलेशन जो है अलग अलग समय में कैसे बढ़ा, है ना, तो ये अलग अलग पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया ना, 1951, 1961, 1971, 1981, ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान से एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप जान सकते हैं कि 10-10 साल के डिफरेंस पे है। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जो सेंसस है हमारा वो 10-10 साल के अंतर पर होता है, ठीक है। तो ये देखिए ईयर है अलग अलग समय में, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और उसके पॉपुलेशन, तो ये आसान है। अब आते हैं हम अगले क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो ये ध्यान रखें कि नोट्स इसी तरह से बनना चाहिए और ये टेबल बनना चाहिए, ठीक है। और ये एक बार अच्छा नोट्स बन लेंगे तो फिर आपको बार बार बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। चाहे सेक्स है, लिटरेसी है, रीजन है, कास्ट है, एजुकेशन है, एक्सेट्रा। तो ये डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स के आधार पर जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे वो इस कैटेगरी में आएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में आएगा। विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड, इसको क्वान्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पाएंगे। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो टू टाइप, दो तरीके के होते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है, ये मेल और फीमेल क्लासिफिकेशन। अब मेल में क्या है, अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, ठीक है, या ये मेल में जो है कितने हाई स्कूल पास हैं, कितने इंटरमीडिएट पास हैं, कितने ग्रेजुएशन पास हैं। तो तमाम तरह के बेस फर्दर जो बने, इसके नीचे जो भी बेस बनेंगे वो हमारा क्या होगा, वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज ये क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन है। व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू वन attributes only, then the classification is said to be simple. For example, if we divide or classify the population of a city into two groups, male or female, then classification is simple. और आगे देखते हैं इसका, ये इसी की बात हम पहले कर रहे थे। अब आता है सॉरी, manifold classification, when facts are classified according to more than one attributes or when each class is subdivided into more than two subclasses, ठीक है, then the classification is said to be manifold classification. For example, if we classify the population of a city into male and female, पहला क्लासिफिकेशन हो गया, नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये, ठीक है, जिसको सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। देन सब डिवाइडेड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट, देखो देखिए सब डिवीजन हो गया, सब क्लास हो गया, एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रिलीजन, वी फाइंड दैट अ नंबर ऑफ क्लासेज आर फॉर्म्ड। तो पॉपुलेशन से यहाँ तक क्या है, ये सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद फर्दर जो आ गया इसमें सब क्लासेस बन गए, तो ये क्या होगा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बन गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ये मेजर किया जा सकते हैं। और इस तरह के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी क्लासिफाई द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, then we can always express the ages numerically, that is in terms of numbers. Let us suppose that the ages of 500 students of a school lie between 10 and 18 years. Now we can classify them into four groups: 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 and 16 to 18 years, and classify as। और इस तरह की बात है कि इस तरह की जो क्लासिफिकेशन हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में जब CCA या दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इस तरह की क्लासिफिकेशन खूब करते हैं, है ना। 1 to 3, 3 to 5 का ग्रुप बना लेते हैं, 6 to 8 बच्चों का ग्रुप, और 9 to 12 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह की बातें यहाँ कही जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बनाया एज ग्रुप के आधार पर 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18,
ठीक है। अब हमने इस ग्रुप में, एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इन बच्चों के हाइट हो, एज हो, जो भी, यहाँ पर तो हमने एज को बेस माना है, खैर, तो हम उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। इन द गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू एलिमेंट्स, वेरिएबल्स, एज है, ये वेरी कर रहा है, 10 to 12, 12 to 14, ये वेरिएबल्स एज है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द ईच वेरिएबल। तो इन ये वेरिएबल्स है, ये क्या है हमारे, ये वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये जो है, ये उन वेरिएबल का हर ग्रुप के अंदर कितने बच्चे हैं, तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। इन द गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू एलिमेंट्स, वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरिएबल्स एंड ये फ्रीक्वेंसीज। अब हम इसके आगे जो बात करेंगे वो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इसके बारे में हम अब फर्दर पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, द टर्म वेरिएबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी, ठीक है। अब इसका मतलब जानते ही हैं, हम हमेशा यूज करते हैं, विच मीन्स टू डिफर और चेंज, to differ or change. Hence, variable means the characteristics which differs or changes. A variable refers to quantity or attribute whose value varies from one investigation to another investigation. ठीक है, a variable refers to the quantity or attribute whose value varies from one investigation to another investigation. The difference in value may be with respect to individuals, items, places or time. The difference in value may be with respect to individual, items or places or time. तो ये जो वेरिएबल होगा, वो जो वेरी करेगा वो किसी भी बेस पर हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स के आधार पर भी हो सकता है वेरिएशंस, आइटम्स के आधार पर हो सकता है, प्लेस, मतलब किसी भी चीज़ का वेरिएबल, जिसे यहाँ पर एज का हमने ऊपर वाले एग्जांपल में एज का लिया था, ठीक है। इसी तरह वो हाइट का भी हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर का भी हो सकता है, वो इनकम का भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पर हो सकता है। इसी पॉइंट को आया, द डिफरेंस इन वैल्यू मे बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, आइटम्स, प्लेसेस और टाइम. Each value within such ranges is called a variate. तो each value within such range is called variate. ठीक है, जिसके अंदर जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट है वो क्या कहलाए जाएंगे, वेरिएट. एग्जाम्पल, प्राइस इज अ वेरिएबल्स एज प्राइस ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट. एज इज अ वेरिएबल एज एज ऑफ अ डिफरेंट स्टूडेंट्स वेरीज. ठीक है. Similarly, some more variables are height, weight, wages, expenditure, imports, production, etc. It may be noted that different variables are measured in different units. ठीक है. For example, age is measured in years, height in inches or centimeters, weights in kilogram, and income in rupees and so on. तो variables are of two kinds. अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, variables कितने प्रकार के थे, two kinds. ठीक है. डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स. ठीक है. दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स कितने प्रकार के हो गए, वेरिएबल्स आर ऑफ टू काइंड्स. डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब डिसकंटिन्यू वेरिएबल्स को कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. नाउ डिस्क्रीट वेरिएबल्स और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स. डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और क्वेश्चन में कभी कभी केवल डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल लिख देगा, डिस्क्रीट वेरिएबल लिख सकता है, इसलिए दोनों को जानना जरूरी है. डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स और discrete variables which are capable of taking only exact value. यहाँ अंडरलाइन कर लें, only exact value and not any fractional, not है यहाँ पर, any fractional value are termed as discrete variable. तो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया. इसी तरह आपको करना है और इससे आपका कोई भी MCQ मिस नहीं होगा. वेरिएबल्स विच आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू आर टर्म्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, number of workers or number of students in a class are discrete variable. They cannot be in fraction. ठीक है, वर्कर को हम फ्रैक्शन में नहीं डाल सकते. 2.5 वर्कर का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, 2.5 स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं होता है, या तो 2 या तो 3. 2.5 का मतलब
गए काम से, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। तो इसलिए क्या है कि ओनली एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। 1 2 एंड सो ऑन आर एग्जैक्ट वैल्यू, 1.5 2.75 आर फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरीके से होना चाहिए। इन सच ए केस डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, 0 1 2 3। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, 5 7 25 3, ये, ठीक है। अब आते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में। Those variables which can take all the possible values, integral as well as fractional, in a given specified range are termed as continuous variables, ठीक है। Those variables which can take all possible values, integral as well as fractional, in a given specified range are termed as continuous variables. Thus, the height or weight of individuals can be of any value within the limits, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल इन ए गिवन स्पेसिफाइड रेंज are termed as continuous variables. Thus, the height or weight of individuals can be of any value within the limits. In such case, data is obtained by measure. अब ये देखिए वेट है, एक हमने रेंज बनाया 40 to 45, इसको हम कैसे करते हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वेट दिया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन आपका। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 22 6। अब इसमें कोई भी हो, किसी भी, ठीक है, वो सारा हमारा इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। दोज वेरिएबल्स विच कैन टेक प्लेस ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल, इस फ्रैक्शनल भी हो सकता है इसमें, इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर टर्म्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। द हाइट और वेट ऑफ ए इंडिविजुअल्स कैन बी ऑफ एनी वैल्यू विद इन द लिमिट्स, ठीक है। हमारा हाइट और वेट, इसको हम क्या करते हैं, हम हाइट 160.5 सेंटीमीटर है ना, वेट 77.5 kg है ना, इस तरीके से। तो अब हमारा ये है, ये नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स जो हर बच्चे के नोटबुक में होना चाहिए। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वर्सेस कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंसेस, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या अंतर हैं, है ना। डिस्क्रीट वेरिएबल्स इज अ वेरिएबल्स विच इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू क्या है, नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। These variables increase in complete numbers. These variables increase in complete numbers, ठीक है। In cases of complete number 1 2 3 4 like that. In case of discrete variables, data is obtained by counting, ठीक है। डाटा को इसको काउंट करके किया जाता है। इसको हम आगे भी देखेंगे इसका एलोब्रेशन। नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स एज दे कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल भी आ गया है। अब आते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स इज अ वेरिएबल्स विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल ले 2.5, इस तरह के वैल्यूज को ले सकते हैं। दीज वेरिएबल्स कैन इंक्रीज इन फ्रैक्शंस एज वेल एज इन कंप्लीट नंबर्स, फ्रैक्शन में हो सकता है, कंप्लीट नंबर में हो सकता है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, ठीक है। हाइट और वेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स एज दे कैन बी इन फ्रैक्शंस। तो ये हमारा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इसके आगे हमारा है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। और तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम अलग से पढ़ें कि इसको कवर करते हैं। चलिए कवर करते हैं, इसलिए कि एक कॉल भी आ रहा था, तो मैं सोचा था कि बाद में करूँगा, लेकिन चलो इसको फिनिश करके तब कॉल ज्वाइन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो अपीयर होता है, कितनी बार वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई देता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड आउट ऑफ देम 9 स्टूडेंट्स हैव गॉट 70 मार्क्स, 6 स्टूडेंट्स गॉट 85 मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स गॉट 92 मार्क्स। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 9 बच्चे हैं वो 70 मार्क्स पाने वाले 9 बच्चे हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी 9 6 and 5,
ठीक है, ये रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, 9 टाइम्स 70 मार्क्स 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 टाइम्स 85 मार्क्स रिपीट हो, 85 मार्क्स रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स, 92 मार्क्स रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। तो ये क्या हुआ, जो हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अ टेबल in which the frequency and the associated values of a variables are written। एक ऐसा टेबल है जिसे फ्रीक्वेंसी एंड एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स आर रिटन, उसमें लिखे जाते हैं, रिटन साइड बाय साइड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट हो सकता है और कंटिन्यूस, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द वेरिएबल इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, उसके आधार पर ये डिस्क्रीट हो सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, दैट डिपेंड्स अपॉन द कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिस्क्रीट हैं या कंटिन्यूस हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टैटिस्टिकल सीरीज। और क्लासिफिकेशन पर हमने चर्चा किया। ठीक है, और इसके मेथड्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था, ये पहला वीडियो था जिसमें हमने लाइन बाय लाइन पढ़ने का, देखो मैंने कितना सारा अंडरलाइन कर लिया। अभी पढ़ाते समय ये पता नहीं चल रहा था कि मैं कितना अंडरलाइन किया, लेकिन अभी मैं जब वापस पेज चेंज कर रहा हूँ ना, तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, और इसी तरह से हम अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। थैंक यू।